हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निधि गिल। आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर। अभी तक मैंने आपको लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन ऑफ जूनागढ़ बताया और हमने देखा किस तरीके से भारत की सरकार वहाँ के नवाब को भगाने में सक्सेसफुल साबित होती है। फिर हमने देखा हमारी इंडियन आर्मी हैदराबाद को भी खूब अच्छे से चकमा देती है, अच्छे से उनकी हालत को ख़राब करती है और वहाँ के नवाब को भी हरा देती है। आज हम देखेंगे मणिपुर की केस स्टडी को। अभी तक मैंने इस चैप्टर के 6 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। यह आपका 7th पार्ट है। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में आपकी इस बुक के सिलेबस से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आपको डाउट है, अगर अभी तक आपने अपने सिलेबस को नहीं देखा है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की केस स्टडी मणिपुर। तो हम देखेंगे मणिपुर के बारे में। मणिपुर को किस तरीके से भारत में मिलाया गया, जिस समय भारत को मणिपुर का हिस्सा बनाया गया उस समय वहाँ के रूलर कौन थे और क्या क्या कंडीशंस भारत के सामने आई, गवर्नमेंट के सामने, मणिपुर को भारत का पार्ट बनाने के लिए। उससे पहले हम हमेशा की तरह पहले स्टेट की ज्योग्राफिकल लोकेशन को स्टडी करेंगे। तो आपकी जितने भी जो नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन है, जहाँ पे आज हम देखते हैं 7 सिस्टर्स हैं, उसमें से एक ये वाला कोने वाला रीजन मणिपुर। मणिपुर आपका दो कंट्रीज के बॉर्डर पे था, एक तरफ इंडिया और एक तरफ बर्मा। आज का जो म्यांमार है उस समय दोनों कंट्रीज के बॉर्डर के बीच में था मणिपुर। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जितने भी अभी तक प्रिंसली स्टेट हैं, या तो जो पाकिस्तान के साथ मर्ज होने की बात कर रहे हैं या खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, ज़्यादातर उन प्रिंसली स्टेट की बाउंड्रीज बॉर्डर पे है। जैसे कि सबसे पहला प्रिंसली स्टेट जो खुद को डिक्लेयर करता है इंडिपेंडेंट, वो त्रावणकोर केरला में, वो भी उनकी बाउंड्रीज बॉर्डर पे है। यहाँ पे हम देख रहे हैं मणिपुर की बाउंड्रीज भी बॉर्डर पे है। जम्मू एंड कश्मीर और लास्ट क्लास में हमने जूनागढ़ को भी देखा था, उसकी बाउंड्रीज भी बॉर्डर्स पे है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, जब आप इंडिया के मैप को देख रहे हैं और हमने देखा इंडिया जो है 2 डिविजन्स में डिवाइडेड था, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स। तो जो इंटरनली प्रिंसली स्टेट्स भारत की बाउंड्री के अंदर आ रहे थे, उन्हें लगा बेहतर यही है वो इंडिया का हिस्सा बन जाए, क्योंकि चारों तरफ से इंडिया से ही घिरे हुए हैं, रिसोर्सेज सारे उनको इंडियन गवर्नमेंट से मिलेंगे और उनको अपना बेनिफिट नज़र आ रहा था। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स बॉर्डर्स पे थे, उनके सामने ये ऑप्शन था, अगर वो खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर भी करते हैं तो वो एक सेपरेट नेशन बना सकते हैं, बॉर्डर्स के थ्रू वो अपने रास्तों को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अब हम आज देखते हैं मणिपुर की केस स्टडी। ये आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन क्लियर है, इधर मणिपुर रीजन है। जब भारत में मणिपुर को मिलाया गया उस समय वहाँ के रूलर कौन थे? अभी तक हमने देखा जूनागढ़ के जो रूलर हैं वो भी मुस्लिम थे, हैदराबाद के रूलर वो भी नवाब थे, यहाँ तक कि भोपाल के रूलर भी नवाब है। लेकिन आज जिस केस स्टडी को हम पढ़ने वाले हैं जूनागढ़, वहाँ के रूलर हिंदू रूलर थे। मणिपुर के महाराजा बोधा चंद्र सिंह। तो जिस समय भारत में मणिपुर को मिलाया गया उस समय जो मणिपुर की बागडोर है वो इनके हाथ में थी, बोधा चंद्र सिंह। बोधा चंद्र सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आज़ादी से पहले ही साइन कर देते हैं। सो बोधा चंद्र साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। लेकिन हम देखेंगे मणिपुर में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जिन प्रॉब्लम्स की वजह से बाद में एक और एग्रीमेंट मणिपुर के साथ साइन किया जाएगा और पूरे तरीके से फुल फ्लेश तरीके से मणिपुर को मिला लिया जाएगा। इसका मतलब क्या? अभी हमने मणिपुर के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो मणिपुर पूरी तरीके से भारत का हिस्सा नहीं बना है? नहीं, मणिपुर को पूरी तरीके से आप बोल सकते हो लीगली भारत का हिस्सा नहीं बनाया गया। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट का मणिपुर के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है। ऐसा क्यों होता है? जब महाराजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं तो ये एक शर्त रख देते हैं, अपनी एक कंडीशन होती है। ये बोलते हैं भाई अगर तुम्हें हमारे साथ मिलना है तो हमारी एक कंडीशन है, इस कंडीशन को मानोगे तो ही हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे, वरना हम इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे खुद को। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो महाराजा से पूछते हैं ठीक है आप बताइए क्या कंडीशन है आपकी। तो मणिपुर के राजा कंडीशन पुट करते हैं और देखते हो कंडीशन क्या थी, एश्योरेंस ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर। अब ये क्या है? देखिए, जब हमने पढ़ा था, मैंने आपको ये बात पढ़ाई है, गवर्नमेंट ने जब प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने की डिसाइड किया और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी थी, गवर्नमेंट ने कुछ अप्रोचेज अडॉप्ट की थी। याद करना, सबसे पहली अप्रोच ये थी कि उनको ये सामने क्लियरिटी थी ज़्यादातर पॉपुलेशन भारत का हिस्सा बनना चाहती है, तो प्रिंसली स्टेट के अगर प्रिंस भी
इसके अगेंस्ट जाते तो जनता की विश की मदद से, जनता की सपोर्ट की वजह से भारत में उनको मिला लिया जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा जूनागढ़ और हैदराबाद में वहाँ के नवाब तो भारत में नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन वहाँ की जनता नवाब के खिलाफ विद्रोह कर देती है और भारत का हिस्सा बनती है। और भारत सरकार इसी बात का एक तरीके से बोलते हैं उनको बेनिफिट मिलता है, डाउट ऑफ बेनिफिट मिल जाता है कि जनता के सपोर्ट में थी। दूसरी अप्रोच मैंने आपको पढ़ाई थी फ्लेक्सिबिलिटी की। भारत सरकार ने ये बोला था कि हम कुछ फ्लेक्सिबल रहेंगे, हर जगह सख्ती नहीं दिखाएंगे, हार्श नहीं होंगे। जो भी प्रिंसली स्टेट अगर कोई कंडीशन रखेंगे मिलने के पहले, तो हम उन कंडीशन को देखेंगे और देखते हैं अगर चीज़ें वर्कआउट करेंगी तो पीसफुल तरीके से कंडीशन को मान के अपना लिया जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, और नहीं किया जाएगा तो फिर आर्मी या फोर्सेस का यूज़ करके। इसी तरीके से जब मणिपुर को मिलाया गया तो वहाँ के राजा एक कंडीशन रखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी अप्रोच में पहले ही डिक्लेयर कर चुकी थी कि वो किसी ना किसी तरीके की ऑटोनॉमी, रियायतें, पावर देने के लिए तैयार हो जाएगी प्रिंसली स्टेट को मिलाने के लिए। सुप्रीम जो हमारी उस टाइम इंपॉर्टेंस थी वो क्या था, किसी भी तरीके से करके हमें प्रिंसली स्टेट को मिलाना है। तो अभी हम देखेंगे साम दाम दंड भेद, तीनों ही तरीकों का इस्तेमाल करके हमें प्रिंसली स्टेट को मिलाना है। यहाँ पे प्रिंसली स्टेट एक कंडीशन पुट कर देंगे। वो कंडीशन क्या है, वो बोलेंगे इंटरनल ऑटोनॉमी की। अब ये क्या है, तो यहाँ पे राजा बोधा चंद्र सिंह पटेल से मिलते हैं और क्लियर करते हैं, देखो हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर रहे हैं, भारत का हिस्सा तो बन रहे हैं, आउटर बाउंड्रीज भारत की ही कहलाएंगी, लेकिन इंटरनल जो बाउंड्रीज है, मणिपुर का इंटरनल जो सिस्टम है उसमें पूरी तरीके से सारी पावर्स मेरे पास रहेंगी। यानी कि मणिपुर भारत का हिस्सा बनेगा बट राजा की पोजीशन खत्म नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अभी भी रहेगा और मोनार्क सिस्टम भी रहेगा। राजा रानी का जो शासन है वहाँ से वो खत्म नहीं किया जाएगा। अब हमारे पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, इसीलिए हमने एक्सेप्ट कर दिया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा लिया 1947 में, बिफोर इंडिपेंडेंस। तो 15 अगस्त से पहले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा लिया। अब कुछ समय के बाद थोड़ी सी वहाँ की सिचुएशन अलग हो जाती है। हमने पावर दिए ना, इंटरनल पावर राजा को दिए, तो यानी कि राजा अब किसी भी तरीके से मणिपुर के अंदर काम करेगा, भारत सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल जो अफेयर्स हैं उनको संभालेगा। यानी कि मणिपुर के बाहर जो देश हैं उनकी कंट्रीज़ के साथ क्या रिलेशनशिप होंगे, बॉर्डर्स के ऊपर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजना, ये सारी चीज़ें। लेकिन इंटरनली डिसीजन जो लिए जाएंगे, मणिपुर के अंदर राज्य किस तरीके से काम करेगा, सारा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल राजा के हाथ में था। इन बिटवीन पब्लिक डिमांड करती है राजा से, राजा के ऊपर दबाव डालती है कि महाराजा जो है इलेक्शंस कंडक्ट कराए मणिपुर में। अब आपने 11th क्लास में पूरे सिस्टम को पढ़ा है, किस तरीके से हमारे इधर लेजिस्लेचर काम करती है। दो तरीके की है, एक है यूनिक्रिमल और एक है बायोक्रिमल। स्टेट लेवल पे अलग लेजिस्लेचर होती है और सेंटर लेवल पे अलग। सेंटर में हमारी एक संसद है, पार्लियामेंट, लोकसभा के चुनाव होते हैं पूरे भारत में, और राज्यसभा जो हाउस है, 2 हाउसेज है हमारे पार्लियामेंट के। उसी तरीके से स्टेट्स में अपनी गवर्नमेंट बनती है स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू। दो तरीके से, यूनिक्रिमल वो है जहाँ पे केवल विधानसभा है, लेजिस्लेचर असेंबली है, और दूसरी तरफ विधान परिषद है, वो बायोक्रिमल है। तो जब मणिपुर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके मिलाया गया, उस समय मणिपुर एज अ स्टेट भारत का हिस्सा नहीं बनता है, वो यूनियन टेरिटरी बनता है। बिल्कुल सही। और आज के टाइम में आप प्रेजेंट डे में देखोगे तो भारत में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें से केवल 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे विधानसभा है। कौन कौन सी है? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है, याद रखना आप। 2020 में उसका स्टेटस चेंज हो गया था। तो जिस तरीके से दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर में यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी यहाँ पे विधानसभा है, इसी तरीके से जब मणिपुर को भारत में मिलाया गया तो इंटरनल ऑटोनॉमी की वजह से इसको एक यूनियन टेरिटरी अडॉप्ट किया गया, बट यहाँ पे चुनाव करवा दिए जाते हैं। जनता के प्रेशर की वजह से महाराजा चुनाव करवाते हैं। पहली बार भारत में जो चुनाव होते हैं 1948 में होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार चुनाव कब होते हैं। इन जनरल बच्चे चूज करेंगे 1952। ऐसा क्यों? जब हम आगे चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, इसके अंदर हम देखेंगे भारत में, पूरे भारत में पहली बार चुनाव स्टेट लेवल पे और कंट्री लेवल पे, लोकसभा और विधानसभा में चुनाव पूरे देश में 1952 में जनरल इलेक्शंस कराए जाएंगे। पहली बार इलेक्शन कमीशन बनेगी और पूरे भारत में चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी हमने मणिपुर को एक कंडीशन के थ्रू भारत का हिस्सा बनाया है, और वो कंडीशन क्या थी? इंटरनल ऑटोनॉमी की, यानी कि मणिपुर आंतरिक रूप से पूरी तरीके से स्वतंत्र है, अपने
यूनियन टेरिटरी के अंदर किसी भी तरीके के डिसीजंस लेने के लिए। इसी वजह से जब पहली बार मणिपुर में इलेक्शन कराए गए तो भारत की सरकार इसका विरोध नहीं कर पाई। इंटरनल ऑटोनॉमी की पावर कंडीशन साइन की हुई थी। तो पहली बार अगर आपसे पूछेंगे फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर इलेक्शंस कब होते हैं, तो पहली बार हमारी यूनियन टेरिटरी मणिपुर जून 1948 में फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट कराती है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है 9th क्लास में। 18 साल की उम्र से जितने भी बड़े 18 अबव उन्हीं को बोला जाता है एडल्ट, सभी को वोटिंग अधिकार है, राइट टू वोट सबके पास है, 1 पर्सन 1 वोट। तो पहली बार यहाँ पे मणिपुर में इलेक्शंस कंडक्ट हो जाएंगे 1948 में, और मणिपुर को एक स्टेटस मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। याद है ना आपको, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है 9th क्लास में, वहाँ पे भी आपने देखा था जब लुई 16 के विरोध में जनता खड़ी हो जाती है तो शासक क्या करता है, रूलर एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है चलो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की स्टेब्लिश हो जाती है, यानी कि राजा का शासन भी रहेगा और संविधान भी चलेगा। अब राजा संविधान के तहत चलेगा। तो पहली बार जब इलेक्शन कराए जाते हैं मणिपुर में लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का स्टेटस मिल जाता है। यहाँ से समस्या शुरू हो जाएगी। क्या समस्या शुरू हो जाएगी? लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म होने के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अलग अलग पार्टीज के मेंबर रहेंगे, एक जो कांग्रेस सपोर्टर्स हैं और दूसरे जो कांग्रेस सपोर्टर्स नहीं हैं। अब मुद्दा उठ जाएगा फिर से कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके मणिपुर को मिला लिया गया है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। आधी पॉलिटिकल पार्टीज इस इशू के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। अब हम आगे देखेंगे लेजिस्लेचर काउंसिल के अंदर किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता है और इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डील किया जाएगा, और भारत इंडियन गवर्नमेंट राजा को फिर से प्रेशराइज करेगी एक और एग्रीमेंट साइन करने के लिए। अब हमने समझ लिया किस तरीके से मणिपुर के साथ हमने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया, लेकिन उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आई। मणिपुर को हमने इंटरनल ऑटोनॉमी दे दी थी, पावर दे दी थी इंटरनली, और जनता के दबाव में जून 1948 में मणिपुर में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, और यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी वहाँ पे फर्स्ट टाइम बोल सकते हो इलेक्शंस के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली को फॉर्म कर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आज के प्रेजेंट डे की लेजिस्लेटिव असेंबली में मणिपुर में कितनी सीट्स हैं? 60 सीट्स हैं। मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली एक यूनिक्रिमल लेजिस्लेचर है। देखिए आपने 11th क्लास में स्टडी किया था यूनिक्रिमल और बायक्रिमल। बायक्रिमल वो होते हैं जहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट बायक्रिमल है, 2 सदन है। इसी तरीके से कुछ स्टेट में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। 7 राज्यों में भारत के आज के टाइम में 2 स्टेट्स में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। इसको हम बायक्रिमल बोलेंगे। और यूनिक्रिमल यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो स्टेट्स जहाँ पे विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। अब आगे देखते हैं, जब लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म हो जाती है इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे एक कुछ मेजॉरिटी में जो सीट्स होंगी वो अलग कलर से रिप्रेजेंटेटिव होंगी और बाकी अदर पॉलिटिकल पार्टीज की। तो यहाँ पे हम पुराने कंटेक्स्ट में देखेंगे, मान लीजिए 60 सीट है, और अब क्वेश्चन शुरू हो जाता है जब लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म हो जाती है तो ज़्यादा सीट वाले हैं कांग्रेस से, स्टेट ऑफ कांग्रेस पार्टी के, ठीक है ना, और बाकी कम सीट वाले अदर पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पे मेंबर्स बैठे हुए हैं। 60 मेंबर हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मणिपुर की। तो क्वेश्चन खड़ा हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में फॉर्म होने के बाद, आपको पता है संसद में बहस होती है बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों को लेकर। आज के टाइम में जैसे नए कानून बनाने हैं तो संसद में बहस होगी। इसी तरीके से जब लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म हो जाती है मणिपुर में तो सबसे बड़ा बहस का मुद्दा शुरू हो जाता है, क्वेश्चन अबाउट द मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है भाई, वो तो राजा ने साइन किया था ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तब तो लेजिस्लेटिव असेंबली थी नहीं, बट अब लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई है तो भारत के साथ मिलना है नहीं मिलना है, इस क्वेश्चन को दोबारा से उठाते हैं और डिसाइड करते हैं, वोटिंग करते हैं और तय करते हैं कि भारत के साथ हमें मिलना है या नहीं मिलना है। ऐसे हालात देख के इंडियन गवर्नमेंट भी तुरंत एक्शन में आ जाती है कि ये कैसे हो रहा है। इंटरनल पावर दे दी, इसका मतलब ठीक है, अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल बुलाई, भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा और कोई इंटरफेयर नहीं किया, इंटरनल ऑटोनॉमी मिली हुई थी। लेकिन अब आप यही लेजिस्लेटिव असेंबली मुद्दा उठा रही है किस चीज़ का, कि हमें भारत में मिलना है नहीं मिलना है, इस चीज़ पे दोबारा से क्वेश्चन करते हैं। एक बार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बावजूद लेजिस्लेटिव असेंबली चाह रही थी दोबारा से इस क्वेश्चन को फाइंड किया जाए कि हमें भारत के साथ मिलना है या नहीं मिलना है। 2 ओपिनियंस आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। रेड कलर से आप देख सकते हो ये सारी स्टेट कांग्रेस है, यानी कि कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है, ये चाह रहे थे इंडिया के साथ मिलना।
बाकी जितने भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कांग्रेस की इस डिमांड को अपोज कर रहे थे और वो चाह रहे थे इस मुद्दे को दोबारा से रिव्यू किया जाए, और शायद उनके मन में ये था कि हमें अब भारत से नहीं मिलना है, इंटरनल ऑटोनॉमी के साथ साथ हमें एक्सटर्नल ऑटोनॉमी भी, यानी कि मणिपुर को एक पूरा स्वतंत्र देश बनाने की डिमांड शुरू हो गई। भारत सरकार ने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया? तो भारत सरकार ने एग्रीमेंट साइन कर लिया, मर्जर एग्रीमेंट सितंबर 1949 राजा के साथ। अब यहाँ पे भी एक इशू क्रिएट हो जाता है। क्या इशू क्रिएट होता है? देखिए, राजा बोधाचंद्र को प्रेशराइज करती है गवर्नमेंट कि वो मर्जर एग्रीमेंट साइन कर ले, लेकिन क्योंकि अब तो लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई है ना, तो राजा बिना इनकी राय लिए, बिना इनसे कंसल्ट किए किस तरीके से साइन कर सकते हैं। बट इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर कर देती है बोधाचंद्र को साइन दबाव में करना पड़ता है। विदाउट कंसल्टिंग द इलेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर के बिना उनकी राय लिए, बिना इनसे जाने साइन कर दिया जाता है। अब इस साइन का मतलब क्या है? इस एग्रीमेंट का मतलब क्या है? मर्जर एग्रीमेंट का, जहाँ पे हमने पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हुए मणिपुर को इंटरनल ऑटोनॉमी दे दी थी, कुछ रियायतें, पावर दी थी, यानी कि राजा का भी शासन वहाँ रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनली भी वहाँ चीज़ें वर्क करेंगे, और आंतरिक रूप से मणिपुर के लोगों को छोड़ दिया गया चलाने के लिए। लेकिन जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है और वो अपना नया रूप दिखाने लग जाते हैं कि भाई ये तो डाउट कर रहे हैं इंडिया के साथ ही मर्जिंग को लेके, तो इस चीज़ के वजह से इंडियन गवर्नमेंट एक नया एग्रीमेंट बनवाती है, और इस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा जाता है कि अब हमें मणिपुर एक्सटर्नली ही नहीं, इंटरनली भी, यानी कि पूरे तरीके से, फुल फ्लेश तरीके से मणिपुर को भारत में मिला लिया जाएगा। मणिपुर की जो इंटरनल ऑटोनॉमी की जो पावर थी, जो स्टेटस पहले दिया गया था, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और पूरे रूप से मणिपुर को एक राज्य के तौर पे, एक स्टेट के तौर पे भारत का हिस्सा बना दिया जाएगा। तो एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है। कब करवाया जाता है? डेट इंपॉर्टेंट है, सितंबर 1949 में। दिस स्टेप ऑफ महाराजा बोधाचंद्र सिंह लेड एंगर एंड रेजिस्टेंट इन मणिपुर। मणिपुर के जो लोग हैं खफा हो जाते हैं और उनमें काफ़ी नाराज़गी भी पैदा हो जाती है राजा के स्टेप को लेके। अब इस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हो? मान लीजिए आप अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ग्रुप से बिलोंग करते हो, आधी क्लास, और आधी क्लास बिलोंग करती है स्टेट कांग्रेस के ग्रुप से। जब महाराजा साइन कर देते हैं बिना कंसल्टेट किए, ठीक है ना, तो ये लोग तो खुश हो जाएंगे स्टेट कांग्रेस, क्योंकि चाह तो ये यही रहे थे, इंडिया का पार्ट बनना। लेकिन जो अदर ग्रुप है उसके अंदर नाराज़गी पैदा हो जाएगी, और जिन अदर ग्रुप्स को कॉमन लोगों ने चुना होगा एज अ रिप्रेजेंटेटिव, उन कॉमन लोगों के अंदर भी नाराज़गी पैदा हो जाएगी कि यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव से पूछा ही नहीं गया और बिना हमारी राय लिए एक एग्रीमेंट साइन कर दिया गया। खैर, अब तो बहुत साल हो गए इस बात को, मणिपुर के लोग खफा ज़रूर हैं, लेकिन उस समय की बात थी, और अब आज मणिपुर हैप्पीली इंडिया का एक पार्ट है और बहुत अच्छे से अपने स्टेटहुड को एंजॉय करता है। तो दिस इज़ अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेट रहा है हमारे इंटीग्रेशन में, और इंटीग्रेशन के बाद भी जब आर्टिकल 320 हटने तक, अभी तक हम बोल सकते हैं उसको प्रेजेंट डे तक, एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेट है हमारे इंडिया को लेके, और ख़ासकर ये और ज़्यादा क्रिटिकल बन जाता है पाकिस्तान का जो क्लेम है जम्मू एंड कश्मीर रीजन के ऊपर, उसकी वजह से भी। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। दिस इज निधि गिल साइनिंग ऑफ। डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।